जयवीर इंडिया न्यूज में मैं सृष्टि असाटी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। समूचे जिले को हिलाकर रखने वाले केमिस्ट उमेश कोल्हे इनकी हत्या करने वालों के साथ ही इस मामले को दबाने वाले भी उतने ही अपराधी है। ऐसी बात सांसद नवनीत राणा इन्होंने कही। नवनीत राणा इन्होंने केमिस्ट उमेश कोल्हे इनके परिवार वालों को सांत्वना दी गई और उमेश कोल्हे इनके मौत का गंभीर आरोप पूर्व पालक मंत्री और सीपी पर लगाया गया। नहीं थी पर 12 दिन ये डिपार्टमेंट ने जब तक केंद्रीय एजेंसी यहाँ पर आती नहीं, इन्वेस्टिगेशन करती नहीं, नेशनल मीडिया इस केस को बाहर प्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि 10-12 दिन पहले तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, तो महाविकास अघाड़ी की थी, कांग्रेस की यहाँ पे गार्जियन मिनिस्टर थे। ऑलरेडी पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि हिंदू विचारधाराओं को लेके कहीं देश में कोई राज्य में सरकार बदली है, वो महाराष्ट्र है। पहली बार हुआ है इतिहास में कि विचारधाराओं को लेकर सरकार बदली गई है। उस विचारधाराओं के बीच में अगर ऐसी घटनाओं को इन्होंने प्रेजेंट किया होता, वो चीज दबाने की कोशिश हमारी अमरावती की सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने और यहाँ की गार्जियन मिनिस्टर ने किया। मुझे लगता है जिसने घटना की वो तो क्रिमिनल है, और उसके साथ जो घटना को दबाने की कोशिश की, वैसे भी आरोपियों के ऊपर घटना दबाने की कोशिश की ऐसी सीपी आरती सिंह के ऊपर भी ये केंद्रीय एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो भी मैं डिमांड करती हूँ। अमरावती में पहले भी बहुत शांति से सब लोग रहते थे, एक ही से रहते थे, और मुझे भी ये क्षेत्र में ये मेरा परिवार, मेरा ससुराल है, 12 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ, कभी ऐसी घटना को अंजाम होते नहीं देखा है। ये पहली बार है जो ऐसी घटना बाहर आई है, और ये कमिश्नर ऑफ पुलिस की फेलियर है कि पहले जब राइट्स यहाँ पर हुए, दंगे में यहाँ पे कर्फ्यू तक लगे, लोगों के ऊपर पथराव भी हुए, मारामारी भी हुई और बाकी चीजों से भी यहाँ पर मारा गया लोगों को, तब भी वो फेलियर थे, और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तब भी वो फेलियर है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे लगता है एक और 2-3 जनों ने नंबर सहित कंप्लेंट की है कि इस फोन से हमें धमकी आ रही है, हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और हम इतने दिनों के लिए अमरावती छोड़ के बाहर चले गए। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो मुझे लगता है डिपार्टमेंट ने इस पर सोचना चाहिए। पिछले 8-10 दिन से राज्य सरकार की तरफ से सत्ता मिलने के लिए बहुत सारे खेल खेले जा रहे हैं। इसी तरह जैसे ही बड़े बड़े नेता कुर्सी के लिए झगड़ते हैं, चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, वोट फूट नहीं जाए इसके लिए प्रयास करते हैं, ऐसे चुनाव के वक्त कैसा वातावरण होता है इसका छात्राओं को ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए हर साल ये स्कूल विद्यार्थी संसद चुनाव का आयोजन करती है। इस आयोजन किया गया है, इसमें शारदा मंदिर कन्या स्कूल में श्रेया मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मधुरा विद्यार्थी संसद चुनाव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसी जानकारी शारदा मंदिर कन्या प्रशालय की मुख्याध्यापिका डॉक्टर सविता जयंत मुले इन्होंने दी। श्री शारदा मंदिर कन्या प्रशाला, खरं म्हणजे मीही याच शाळेची विद्यार्थिनी आहे। मी विद्यार्थिनी असल्यापासून आमच्या शाळेमध्ये संसदीय निवडणुका घेतल्या जातात। मग विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देत मतपेटी तयार होते, गुप्त पद्धतीनं मतदान केलं जातं आणि इतक्या लॉकडाऊनच्या काळानंतर आत्ता ऑफलाईन शाळा सुरू झाल्या आणि खरंच विद्यार्थिनींचा उत्साह या पहिल्या उपक्रमाला अपूर्व असा होता। प्रत्येकानं आपले कलागुण आपल्या आपल्या पद्धतीनं या निवडणुकांमध्ये वापरले। प्रचार प्रसाराचं कार्य वेशभूषेत येऊन आमच्या विद्यार्थिनींनी केलं आणि असं जाणवलं की शाळा ही समाजाचं प्रतिबिंब आहे, मग याचे सगळेच धडे शाळेपासून दिले जावेत हा एक प्रयत्न प्रकर्षानं शाळेतनं केला जातो आणि म्हणून आमची निवडणूक आज अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडली
आणि आमच्या प्रशालेच्या विद्यार्थिनींना आम्ही मंत्रिमंडळ मग त्यांना दिलेली कामकाज हे सगळ्या प्रक्रिया व्यवस्थित समजावून सांगतो, कडवूनही घेतो. असा आजचा आमचा उपक्रम अत्यंत उत्साहात पार पडला. असाच उपक्रम विद्यार्थिनींसाठी आम्ही वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं राबवत असतो. ही पहिला उपक्रमाची जी नांदी झाली ती अत्यंत उत्साहानं पार पडली आणि शाळा पुन्हा एकदा खऱ्या अर्थानं जिवंतपणा अनुभवते आहे. याचा आज मला मुख्याध्यापक म्हणून मनापासून आनंद होतो आहे. नागपुर के महल स्थित घाटे दुग्ध भंडार में करंट लगने से एक नौकर की मौत हो गई। मृतक रोहन राम प्रसाद ठाकरे भंडारा निवासी है। रविवार को दोपहर में काम करते समय रोहन को करंट लगा और करंट लगा पता चलते ही रोहन को एक निजी अस्पताल में ले जाने पर प्राथमिक जांच में ही डॉक्टरों ने रोहन को मृतक घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा आकस्मिक मृत्यु का मामला भी दर्ज कराया गया। अब पुलिस विशेषज्ञों की मदद से उस मशीन की जांच कराने की तैयारी में है जिससे रोहन को करंट लगा था। इसके बाद पता चल सकेगा कि इलेक्ट्रिक मशीन में घटना के समय अचानक तकनीकी गड़बड़ी हुई थी या फिर पहले से ही उसमें गड़बड़ी थी जिसे अब तक नज़रअंदाज किया जा रहा था। बौद्ध धम्म प्रचार और प्रसार के प्रशिक्षण के लिए श्रीलंका में 7 साल अध्ययन करके भारत लौटने पर भिक्खुनी चारुशीला इनका नांदेड़ के श्रावस्ती नगर स्थित महाप्रजापति बौद्ध विहार में महिला मंडल और बौद्ध विहार समिति की ओर से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर बौद्ध उपासक और उपासिकाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अशोक काकंडीकर, नांदेड़ जिला से हूँ। यहाँ पर श्रावस्ती नगर में बुद्ध विहार है। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ के बौद्धिस्ट यहाँ पर विहार में आते हैं और यहाँ पे बड़े पैमाने पे बुद्धिस्ट लोग रहने के बावजूद यहाँ पर माताजी भी रहते हैं। अभी परसों यहाँ के माताजी आर्या चारुशीला जी श्रीलंका दौरा करके 4 साल के बाद इंडिया में पधारे हैं और इंडिया में आते ही पहले उन्होंने नांदेड़ ज़िले के श्रावस्ती नगर में यहाँ पर पहली बार उन्हें आए वाले हैं। उनका सत्कार यहाँ पे हम सब श्रावस्ती नगर वासियों के तरफ से यहाँ पे मनाया गया है और इसी दौरान यहाँ पर प्रश्न मंजूषा का खेल भी यहाँ पर खेला जा रहा है बच्चों के वास्ते। इसी के वजह से यहाँ पे मुन्नेश्वर जी है और बहुत सारे यहाँ के उपासक यहाँ पे आए हुए हैं। उनके उपस्थिति में यहाँ पे ज़्यादा तौर से बच्चों के इसमें बुद्ध धम्म का प्रचार हो इस वजह से यहाँ पर प्रश्न मंजूषा का कार्यक्रम माता जी की उपस्थिति में यहाँ पे मनाया जा रहा है। इसी दौरान से हम यहाँ पर ऐसे ही बुद्ध धम्म के अवसर से बुद्ध धम्म का ज़्यादा प्रसार हो इसकी वजह से यहाँ पर हर साल भर यहाँ पर हम कुछ न कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम यहाँ पे हम लेते हैं। श्रद्धावान उपासक उपासिका बालक बालिका, मैं 2017 में श्रीलंका गई हूँ उधर पढ़ाई के लिए। धर्म का उधर श्रीलंका तो बौद्ध राष्ट्र है, बहुत ज़्यादा उधर भिक्खुनी संघ और भिक्खु संघ बहुत सारे हैं। वहाँ पर वो सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है, देखंदू वाला सेंटर बोल के कोलंबस से 30 किलोमीटर होता है, होराना कलतुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो उस सेंटर में हम छोटे छोटे माताजी रहते 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के और बड़े बड़े भिक्खुनी भी रहते हैं। तो सभी लोग 70 लोग रहते हैं वो सेंटर में। ये श्रावस्ती के जैसा, श्रावस्ती कितना बड़ा है वो उतना बड़ा है सेंटर वहाँ का। तो वहाँ पर गवर्नमेंट से ही वो क्लास चलते हैं, गवर्नमेंट से ही है वहाँ पर।
तो टीचर्स और भिक्खुनी भी सिखाते हैं। तो 12:30 से लेके 5:30 बजे तक क्लास चलते हैं। भोजन दान होने के बाद क्लास चलते हैं और 9 सब्जेक्ट है, पाली, संस्कृत, सिंहला, तमिल, इंग्लिश, साइंस, सोशल, सभी 9 सब्जेक्ट है। तो बहुत जितने भी सब्जेक्ट है वो बुद्ध के त्रिपिटक का ही ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अध्ययन है। बहुत ही अच्छा से सिखाते हैं, लेकिन वो टीच करते हैं सिंहली भाषा में ही टीच करते हैं वहाँ पर। मैं तो जाने के बाद कहाँ भी जाने के बाद भाषा का तो बहुत दिक्कत होता है, तो बहुत दिक्कत हो गया। भाषा तो मुझे तो सब कुछ मालूम है, लेकिन अपनी भाषा में मालूम है, लेकिन सिंहली भाषा में मालूम नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो गया। मुझे भी 2-3 महीने बहुत दिक्कत हो गया, तो मैं सीखी कैसे भी करके सीखना चाहिए, ऐसा उत्साह करना चाहिए बोल के मैं रोज़ लिखती थी। आई से लेके मैं लिखी हूँ, लिख के फिर बाद में लिखने का भी सीखी, फिर वो किताब भी पढ़ती हूँ, लिखती भी हूँ। जो भी बोलते हैं टीचर सब कुछ अभी 5-6 महीने में मैं पढ़ना लिखना पूरा सीखी हूँ। जय भीम इंडिया न्यूज़ में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार दोस्तों, मैं नॉलेज ट्रैफिक से बात कर रहा हूं। क्या आपको ट्रेडिंग सीखना है? तो ये सीखने के लिए आप कितना फीस दोगे? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 या 75,000? ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की फीस लेके आपको खाली सिखाते हैं और बाद में फोन भी नहीं उठाते, राइट? यहाँ नॉलेज ट्रेडफिक्स आपको सिखाने वाला है, उसके साथ साथ आपके साथ पूरा ट्रेडिंग का जर्नी आपको दिखाने भी वाला है। तो देखते हैं नॉलेज ट्रेडफिक्स से आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पे आपको $200 का फीस देना है। वो फीस में आपको सबसे पहली चीज मिलेगी जो है आपको बेसिक ट्रेडिंग का ट्रेनिंग। उसके साथ दूसरी चीज मिलेगी एडवांस ट्रेनिंग, जिसमें ग्राफ्स कैसे पढ़ने हैं, कैंडल्स कैसे पढ़ने हैं, इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, इवन दो सिग्नल्स कैसे जनरेट करने हैं, ये भी सिखाया जाएगा। जिसके लिए लोग बाहर 20,000 से 75,000 तक का फीस चार्ज करते हैं, ये भी आपको ओनली $200 में यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद तीसरी जो चीज मिलने वाली है आपको वो है सिग्नल्स। ये सिग्नल्स की एक्यूरेसी 70 से लेके 90-95% तक है। ये भी सिग्नल्स आपको फ्री में मिलेंगे, जिसके लिए बाहर चार्ज किया जाता है 5,000 से 20,000 तक महीने का, राइट? इससे भी सबसे बेहतरीन चीज क्या है दोस्तों पता है? नॉलेज ट्रेडफिक्स यही $200 आपको वापस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में देने वाला है, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। तो हुआ ना ये अकाउंट फ्री, ये ट्रेनिंग फ्री, क्योंकि $200 तो आपको वापस ट्रेडिंग अकाउंट में मिल गए। नॉट ओनली दिस, तो इसके साथ जो सपोर्ट मिलने वाला है ना दोस्तों, ये $200 जब तक आपके अकाउंट में है तब तक लाइफ टाइम यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है। वो टेलीफोनिक रहेगा, वो इंटरनेट पे रहेगा, जूम पे रहेगा, और आपको फिजिकली सपोर्ट भी मिल रहा है। तो दोस्तों नॉलेज ट्रेडफिक्स से इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, आप तो खुद करो ही करो, लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो ये वीडियो अपने दोस्तों में भेजो। और जो नंबर नीचे दिया गया है ये नॉलेज ट्रेडफिक्स का नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करो और अपना ट्रेडिंग खुद करना सीखो। इसके साथ नीचे दिया गया नंबर ये नॉलेज ट्रेडफिक्स का नंबर है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो विश यू ऑल अ हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायगढ़ जिले के कई गांव आज बारिश के मौसम में पानी की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर तो 5-5 दिन
से नल में पानी नहीं आ रहा है। उमटे बांध क्षेत्र में पेयजल की समस्या तो गंभीर हो गई है। हमने सरकार से वर्ष 16 और 17 में उमटे बांध का कीचड़ हटाने और बांध की सुरक्षा दीवार में अंतराल को भरने का अनुरोध किया था, लेकिन सरकार द्वारा नकारात्मकता की भूमिका निभाई गई और बांध से कीचड़ नहीं हटाकर लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाया गया। इस वजह से उमटे बांध वर्तमान में गाद और कीचड़ से भरा हुआ है। उमटे बांध पर निर्भर 80 गांवों को पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस बांध के मुद्दे पर ठोस कार्रवाई करें और गाद को हटाने तथा लोगों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग स्थानीय लोगों द्वारा की गई। उमटे धरणाचा पाणी प्रश्न हा इथे एक खूप ज्वलंत प्रश्न आहे आणि या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही गेले कित्येक वर्ष येथील तरुण आणि काही सामाजिक कार्यकर्ते ह्याच्यावर कार्य करत आहोत। प्रशासनाचे डोळे कसे उघडतील हे पाहण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत आणि आमच्या प्रयत्नाला कुठेही यश येताना दिसत नाही। प्रशासन ढिम्म आहे आणि ते झोपेचं सोंग घेण्याचा प्रयत्न करत आहे। आज जवळजवळ इकडे 8 दिवसांनी किंवा 15 दिवसांनी एक दिवस पाणी पुरवठा होतो। ह्या 8 दिवसांनी आणि 15 दिवसांनी होणारा पाणी पुरवठा किती पुरणार आहे? त्यामुळे लोकांना भर आता पाऊस जरी पडत असला तरी पिण्याच्या पाण्यासाठी सगळीकडे वणवण करावी लागते। आज प्रश्न असा आहे की ह्या प्रशासनाकडे धरणाच्या डागडुजीसाठी आणि त्या गाळ काढण्यासाठी शुद्धीकरणासाठी पैसे तर येतच असतील, फंड उपलब्ध असेल, पण तो फंड जातो कुठे, वापरला का जात नाही, की यांचं या बिस्लेरीवाल्यांसोबत काही साटेलोटं आहे, हाही एक प्रश्न मनात निर्माण होतो। आणि हे जे काही अधिकारी ज्यांची या पाणी पुरवठ्यासाठी अपॉइंटमेंट केलेली आहे सरकारने आणि ते आपल्या ऑफिसमधल्या खुर्च्यांवर बसून कामं करीत आहेत, यांच्यावर आता कुठेतरी कर्तव्यात कसूर केली म्हणून गुन्हे दाखल करण्याची वेळ आलेली आहे। आपण इथं बघत असाल, इथे तर लॉक लावलेलं आहे, कोणीही प्रशासकीय अधिकारी इथे नाही। साधारणतः हे अनकंट्रोल होते, विजनलेस होते, सगळं काहीच नियोजन नाही। तुम्ही बघत असाल इथे बाहेर पावसामध्ये पाईप पडलेले आहेत। हे जे पाईप आहेत त्या गरिबांच्या पैशातून करातून गव्हर्नमेंट आपल्याला देते आणि ते पाईप असे सडत ठेवलेले आहेत। पावसात जे फिल्टर प्लांटसाठी आणलेले होते ते असे सडत पडलेले आहेत। तुम्ही इथे बघाल तर चॅनल पडलेले आहेत, इथे चॅनल किंवा जे पोल आहेत ते पडलेले आहेत। म्हणजे शासन ज्या गोष्टींवर खर्च करते, आमच्या करातून खर्च करते, ते अशा तऱ्हेने कुठेही साठवून ठेवलं जातं आणि ते फुकट घालवण्याची प्रक्रिया आहे। तर ह्याच्यामध्ये कुठेतरी बदल झाला पाहिजे, त्यांचं व्यवस्थित स्टोरेज केलं पाहिजे, असं उघड्यावर ठेवून चालणार नाही। तर शासनाने तिकडे लक्ष दिलं पाहिजे। ते धरणाच्या गाळाच्या आणि शेवटच्या पाण्याचे क्षण मोजायला आलोय ह्या नालायक अधिकाऱ्यांच्यामुळे। आता हा जो पोल आहे शेवटचा पाण्याची पातळी दाखवणारा, तो शेवटचा पोल आहे, हा शेवटून दुसरा पोल आहे। माझ्या माहितीत आजपर्यंत इथपर्यंत गाळाने कधी पाण्याने गाळाची पातळी कधी गाठली नव्हती। आता तो जो पोल आहे तो 3ऱ्या नंबरचा पोल आहे, आपण पाहू शकता। माझं नाव शार्दूल वाजंत्री। आजच्या परिस्थितीला सध्या आपण बघतोय की महाराष्ट्रात सर्वत्र पाऊस पडतोय, मान्सून दाखल झालेला आहे, पण आज उमटे धरणाच्या जे गावं आहेत ज्या उमटे धरणातून पाणी पुरवठं होतं तिथे आज 15-15 दिवस पाणी येत नाही। लोकांना प्यायला पाणी नाही आहे। लोक अक्षरशः पत्रावरनं जो पावसाचं पाणी गळतं पाऊस पडल्यानंतर ते जमा करून पित आहेत। ही परिस्थिती आज जवळजवळ ह्या उमटे धरणाच्या म्हणजेच अलिबाग तालुका आणि रोहा तालुका ह्या लोकांमध्ये आलेली आहे। उमट्या धरणाचा गाळ कधी साफ केला गेलेला नाही आहे। वर्षानुवर्ष फक्त पत्र देण्यात येतात, आव्हानं देण्यात येतात, नारळ फोडले जातात, पण त्या नारळाचं पाणी पण लोकांना पुरत नाही असं म्हणावं लागेल आजच्या घडीला। प्रशासनाला बघितलं तर प्रशासन ढिम्म आहे। प्रशासन काहीच कारवाई करायला मागत नाही, ना कलेक्टर असो, जे तुमचे पाणीपुरवठा विभागातले असेल, कोण अधिकारी असेल, इंजिनियर्स असतील। आज आपण धरणाकडे बघितलं तर पूर्ण धरणाची जीर्णावस्था झालेली आहे। धरण कधीही कोलॅप्स होईल ह्या परिस्थितीत आहे। धरणातलं पाणी बघायला गेलो तर पाणी हिरवं झालेलं आहे। आज पाणी पुरवठ्याला धरणामध्ये पाणी साठण्यासाठी धरणाचा गाळ जर काढला गेला तर धरणात पाणी साठेल। धरणातलं पाणीच जर साठलं नाही तर मग गावांना पाणी कुठून पुरवणार? आणि मग राष्ट्रीय पेयजल योजना ही जे सरकार म्हणते की सफल आहे,
आणि 100% ती योजना आपली अधिकृत झालेली आहे आणि पूर्ण महाराष्ट्रात पोहोचली. तर मला एकच प्रश्न आहे की ही जी योजना तुम्ही बोलताय की 100% आपल्या महाराष्ट्रात रुजू झालेली आहे, तर मग हा उमटे धरणाचा प्रश्न का उद्भवतो? आज महाराष्ट्रात अनेक धरणं आहेत, अनेक धरणांची डागडुजी केली जाते किंवा अनेक धरणांची गाळ काढला जातो आणि त्यांची डागडुजी केली जाते, जेणेकरून सगळ्या गावांना पाणी पुरवठा होतो. एकनाथ शिंदे ये शिवसेना से बगावत करने के बाद मुख्यमंत्री बने. शिवसेना में 2 गुट बन गए, जबकि अमरावती जिले में एकनाथ शिंदे का अब तक कोई समर्थक नहीं था. लेकिन पूर्व सांसद और शिवसेना नेता अनंत गुड़े इनके बेटे ने निषेध कर युवा सेना द्वारा शहर के राजकमल और पंचवटी चौक पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनका बैनर फाड़ दिया गया. आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, जो कि महाराष्ट्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री है, इनके अभिनंदन पर मैंने जो बैनर लगाए थे, यह कुछ युवा सेना और शिवसेना के पदाधिकारियों ने वो फाड़े हैं. मैं इसका खेद व्यक्त करता हूँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ. आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, जो कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं, इनको मैंडेट मिला है, उनके खिलाफ ऐसा कार्य होना अत्यंत निंदनीय बात है. और जो लोग ये कर रहे हैं वो शिवसेना के नवनियुक्त कांग्रेस से आए हुए पदाधिकारी हैं. शिवसेना में यही चीज़ हो रही थी, बाहर के लोग अंदर आ रहे थे और उनको बड़े बड़े पद दिए जा रहे थे. इसी के कारण शिवसेना में इतनी बड़ी नाराज़गी निर्माण हुई और ये कदम एकनाथ जी शिंदे साहब और श्रीकांत जी शिंदे साहब को उठाना पड़ा. मैं इसकी तहे दिल से निंदा करता हूँ और मैं इसकी पुलिस तकरार करूँगा. प्रज्ञा सूर्य समता परिषद और सामाजिक कृतज्ञता समारोह समिति नांदेड़ की ओर से आम्बेडकरी आंदोलन में बीते 5 दशक से अपना योगदान देने वाले एनडी गवले, इनके जन्मदिन के अवसर पर उनको आम्बेडकरी योद्धा गौरव पुरस्कार और कृतज्ञता निधि प्रदान करके सम्मानित किया गया. इसमें डॉक्टर शाहरी कांबले इनकी अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉक्टर वेंकटेश कदबे, डॉक्टर विजय गोनारकर, दादाराव कायपाक अतिथि के रूप में और शहर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे. दलित पॅन्थरच्या स्थापनेपासून आंबेडकरी चळवळीमध्ये स्वतःचं जीवन समर्पित करणारे आमचे ज्येष्ठ सहकारी माननीय एन.डी. गवळे यांचा आज 70व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने हृदय असा सत्कार आयोजित केला आहे. त्यांना या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी प्रजासत्ताक पार्टी आणि माझ्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीनं अनेक शुभेच्छा व्यक्त करतो. यापुढेही त्यांना दीर्घ आयुष्य आणि उत्तमोत्तम आरोग्य मिळावं यासाठी मैं मंगल कामना व्यक्त करतो. समाज की ओर हम देखें तो समाज स्वार्थ के पीछे इस तरह पड़ा है कि ऐसे निस्वार्थ लोगों की पहचान रखने के लिए यहाँ पर उनका जन्मदिन एक विशेष रूप से यहाँ पर किया जा रहा है. ये बड़ी गौरव की बात है. एन.डी. गवळे ये केवल व्यक्ति नहीं तो एक संस्था है. क्यों? तो उनका कार्य दलित पैंथर के माध्यम से मास मूवमेंट, सम्यक क्रांति और कहीं सामाजिक संस्थाओं से उनका लगाव हो चुका था और उन्होंने जो निस्वार्थ भाव से कार्य किया है वो आज के पीढ़ी को बहुत ही प्रेरणादायी है. इसलिए प्रेरणादायी है कि हम केवल विचारों की लड़ाई लड़ सकते हैं, विचार दे सकते हैं, लेकिन एन.डी. साहब ने विचारों के साथ अपनी कृति के माध्यम से समाज में परिवर्तन कर दिखाया. ये उनके कार्य का बहुत बड़ा अनुभव हम नए पीढ़ियों के लिए है. एन.डी. गवळे माझा जो आज सत्कार होतो आहे वाढदिवसाच्या निमित्ताने, याचं कारण असं आहे की माझ्या आयुष्यामध्ये
रिपब्लिकन विद्यार्थी संघ, त्यानंतर दलित पॅन्थर, त्यानंतर मास मूव्हमेंट, सम्यक क्रांती, DS4, भारिप बहुजन महासंघ आणि बसपा ह्या ज्या काही संघटना आल्या फुले आंबेडकरी विचारधारेला मानणाऱ्या, त्या संघटनेमध्ये मी आयुष्याची 5 दशकं काम केलेलं आहे आणि त्याचंच प्रत्यंतर म्हणून माझा आज हा वाढदिवस होतो आहे. तर या वाढदिवसाच्या निमित्तानं उर्वरित आयुष्य मला चळवळीत घालविण्यासाठी मोठी ऊर्जा मिळत आहे आणि यापुढे देखील मी माझं उर्वरित आयुष्य चळवळीला समर्पित करणार आहे. परिषदेच्या वतीनं आज समाजसेवक ND गवळे यांचा 70वा वाढदिवस या ठिकाणी उत्साहात संपन्न होत आहे आणि खरोखर एका समाजप्रवण आणि अतिशय संपूर्ण आयुष्य हे समाजासाठी खर्च करणाऱ्या व्यक्तीचा अशा प्रकारचा या ठिकाणी कार्यक्रम होणं ही अभिमानाची गोष्ट आहे. समाजासाठी सुद्धा एक अतिशय एक समाधानाची गोष्ट आहे. कारण काय, अशा व्यक्ती या आता जवळजवळ दुर्मिळ झालेल्या आहेत आणि ND गवळे यांनी संपूर्ण आयुष्य जे आहे त्यांचं त्यागमय अशा प्रकारचं आयुष्य आहे. आता तुम्हाला शोधूनसुद्धा अशी माणसं सापडणार नाहीत असं हे व्यक्तिमत्व आहे. त्यांनी या ठिकाणी एक दलित पॅन्थरच्या माध्यमातून म्हणा किंवा नंतर इतर अनेक चळवळीमध्ये भाग घेऊन लोकांना जागृत केलेलं आहे आणि त्यांच्या स्वतःच्या हक्काकरता लढण्याचं त्यांना सामर्थ्य दिलेलं आहे. आणि ही जी प्रेरणा आहे ती प्रेरणा एखाद्या ज्योतीसारखी आहे. ती एका ज्योतीने दुसरी ज्योत पेटते असं आपण म्हणतो. तर ही मशाल या मागासलेल्या समाजाला पुढे नेण्याकरता अत्यंत उपयुक्त आहे आणि त्यांचं म्हणून मी या ठिकाणी अतिशय मनापासून त्यांचं मी अभिनंदन करतो. आणि बाबासाहेबांनी जो काही या ठिकाणी सर्वांना संदेश दिलेला आहे, शिक्षणाचा संदेश आणि त्यातून समाजकार्य करण्याची प्रेरणा हा बाबासाहेबांनी जो दिलेला आहे, तर त्यातून समता, बंधुता, स्वातंत्र्य आणि न्याय या गोष्टीसाठी हा आपण सर्वजण या ठिकाणी पूर्ण प्राणपणानं पुढे लढूया आणि जे मागे राहिलेलं समाज, मग तो कोणत्याही वर्गातला असो, त्या समाजाला पुढे नेण्याकरता आपण चिकाटीने प्रयत्न करूया असं या ठिकाणी गवळे यांच्या या वाढदिवसाच्या निमित्तानं मला वाटतं. त्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि उदंड आयुष्य प्रार्थना. आज के लिए बस इतना ही. आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज़.